नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग घटना चक्र साइंस पार्ट 11 में वेव मोशन पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। और बच्चों इसमें पूरा कंसेप्ट नहीं बताया जा रहा है, ठीक है ना। पूरे कंसेप्ट के लिए एक अलग भी से चल रहा है। इसमें जो है प्रीवियस क्वेश्चन और उनका आंसर से आपको रूबरू कराया जा रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव। इनमें से आप लोग को ये बताना है कि मैकेनिकल वेव कौन सी है, क्योंकि वेव जो बच्चों मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक ना बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपको पहला प्रश्न में बताना है, ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। इसमें से कौन जो है बच्चों मैकेनिकल वेव है, जिसको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। मीडियम की ज़रूरत होती है उसको लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो साउंड जो है बच्चों मैकेनिकल वेव है। ये कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में बताता हूँ। जैसे सूर्य से जो बच्चों हमारे पास केवल प्रकाश आता है, सूर्य से हमारे पास केवल क्या आता है, प्रकाश आता है। प्रकाश आता है क्योंकि प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए बच्चों किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन खगोलीय पिंडों के बीच और या ब्रह्मांड में जो ध्वनि हो रही है वो मेरे पास क्यों नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जब वायुमंडल को आप क्रॉस कर देते हैं तो वहाँ पर कोई माध्यम नहीं मिलता, वहाँ पर एक वैक्यूम होता है, निर्वात होता है। जबकि साउंड को चलने के लिए क्या जरूरत होती है बच्चों, एक माध्यम की जरूरत होती है। इसीलिए खगोलीय पिंडों के बीच जो या ब्रह्मांड में जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है वो हमारे पास नहीं पहुँच पाती है। तो इसमें ये था। और ये जो देख रहे हैं रेडियो वेव, एक्सरे, लाइट वेव, ये सब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो चलिए हम देखते हैं। साउंड वेव आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इसमें पार्टिकल्स के मोशन के माध्यम से ही साउंड वेव ट्रेवल करती है इन ए मीडियम एंड आर लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव, while रेडियो वेव्स, एक्सरे, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें जो है साउंड वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल है बच्चों, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होती है कि जो साउंड जो माने मोशन होता है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ वेव
उसी के माध्यम में होता है। तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है और इसके लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। तो लॉन्ग रेडियो वेव्स आर reflected by which of the following layer of earth surface? रेडियो वेव जो बच्चों कौन से वायुमंडलीय परत से रिफ्लेक्ट होती हैं? यहाँ पर प्रश्न ये है कि कौन से वायुमंडलीय परत से रिफ्लेक्ट होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। आयनोस्फीयर आयन मंडल से बच्चों, आयन मंडल से बच्चों लॉन्ग रेडियो वेव्स या रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होके धरातल पर आती हैं, जिसके सिद्धांत पर रेडियो, टेलीविज़न, फलाना ढेकाना बहुत सारे आजकल आधुनिक जीवन की चीज़ें काम कर रही हैं। तो ये आप जानते हैं कि हमारा वायुमंडल कई परतों में बटा है और उनका अलग अलग नाम है। तो इसमें जो आयन मंडल है बच्चों, काम करता है वायरलेस कम्युनिकेशन। अच्छा रुकिए, wireless communication is reflected back to earth surface by, किसके कारण से होता है वायरलेस कम्युनिकेशन? रेडियो भी तो हमारा वायरलेस ही है बच्चों। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस बाय द किसके? आयनोस्फीयर। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं। Which of the following atmospheric layers is responsible for depletion of radio waves? ठीक है ना बच्चों? तो ये वही है, कौन है? आयनोस्फीयर होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग बच्चों। वेव ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपोगेट बाय मीन्स ऑफ। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो बच्चों किस माध्यम से प्रोपोगेट करती है? रेंज नॉर्मली प्रोपोगेट बाय मीन्स ऑफ, तो स्पेस वेव्स के माध्यम से बच्चों। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इज the ITU designation for radio frequency in the range between 300 megahertz to 3 gigahertz. Owing to its high frequency and ultra high frequency wave can neither travel long trajectory of the ground nor get reflected by the ionosphere. The signals having ultra high frequency are propagated normally through the line of sight communication, which is actually space wave propagation. The radio wave having high frequency are basically called as space wave. ये क्या कह रहा है कि रेडियो वेव having high frequency are basically called as space wave.
अब देखिए क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। कौन सी वेव जो बच्चों निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो जाहिर सी बात है निर्वात में वही चीज़ें ट्रेवल करती हैं जो इनको माध्यम की जरूरत नहीं होती, लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए बच्चों माध्यम की जरूरत होती है। इसीलिए साउंड जो है वैक्यूम से बच्चों ट्रेवल नहीं कर सकती है। Sound wave cannot be transmitted through vacuum. It is transmitted by the movement of particles along with the direction of motion of the sound wave। ठीक है ना, क्योंकि साउंड वेव जो कैसी है बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है कि एलॉन्ग विथ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द साउंड वेव। कहने का मतलब कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में साउंड भी ये जो वेव भी मूव करती है। लॉन्गिट्यूडिनल की यही, जैसे आप स्प्रिंग देखे हैं, स्प्रिंग में बच्चों क्या होता है, कहने का मतलब कि स्प्रिंग को खींचते हैं या सिकुड़ता है, तो कहने का मतलब ये ऐसे मोशन करता है और इसी डायरेक्शन में वे भी मूव करती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल का ये है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में वेव मूव करती है, तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। और साउंड कैसी है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और साउंड को ट्रेवल करने के लिए बच्चों मीडियम की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। मोर जनरली द साउंड इज ए मैकेनिकल डिस्टर्बेंस विच इज डिपेंडेंट अपॉन ए मीडियम टू ट्रेवल। किस पर डिपेंड होता है बच्चों, मीडियम पर। इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है ना, ये सब माध्यम है। जबकि वैक्यूम जो बच्चों निर्वात, ये कोई माध्यम नहीं है, इसीलिए इसमें जो है बच्चों साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है। इतना डालना। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण। इसका आप लोग आंसर बताइए। तो रेडियो वेव बेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कह रहा है कि रेडियो वेव जो बच्चों, रेडियो वेव बेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती हैं, बेंड हो जाती हैं। ये क्या है, सही है या गलत है, आप ही बताइए। एकदम गलत है। क्यों कि रेडियो वेव जो बच्चों खुद ऑलरेडी एक मैग्नेटिक वेव है। ये जो है मैग्नेटिक वेव है, तो कहने का मतलब कि जब मैग्नेटिक वेव है तो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बेंड होगी, बेंड नहीं होती है। रेडियो वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ये जो है सही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि रेडियो वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी यही इस चीज़ में, तो जो चीज़ जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के तरफ और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो कहने का मतलब कि अब ये वही बात है कि रेडियो वेव जो है मैग्नेटिक वेव है और आपको आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में ही बेंड हो जाए, ऐसा नहीं होता है। रेडियो वेव बेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत है। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ये चीज़ सही है। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है ना, ये जो है IAS प्री 2008 का क्वेश्चन है।
तो अब देखिए आंसर डी है, एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट बिकॉज रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर सो दे आर जनरली अनअफेक्टेड। बच्चों ठीक है ना, अन को केयर करिए, अनअफेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ते रेडियो वेव्स पर बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। कॉस्मिक रेज, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए कॉस्मिक रेज क्या है बच्चों। कॉस्मिक रेज क्या है बच्चों, ये बिहार पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है। कॉस्मिक रेज आर चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना। कॉस्मिक रेज जो बच्चों चार्ज पार्टिकल्स हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कॉस्मिक रेज आर नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट नहीं है। दे आर इमेंसली हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस एट ए स्पीड अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट, थ्रू स्पेस एट ए स्पीड अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। लाइट के प्रकाश के वेग से ट्रेवल करते हैं कॉस्मिक वेग। वैसे तो प्रकाश के वेग से भी, अच्छा नहीं, प्रकाश के वेग के आसपास करती हैं, ठीक है ना। ये यहाँ जो बताया, पीछे मैं आपको बताया था, सबसे ज़्यादा जो अभी हमें नोन है प्रकाश जो लाइट जो है हमारे नोन जो है, लाइट का जो वेलोसिटी जो बच्चों स्पीड जो है अभी सबसे क्या है ज़्यादा है। स्पीड की मैंने लाइट का वेलोसिटी जो बच्चों स्पीड अभी सबसे हमारे जो नोन है उसमें ज़्यादा है, लेकिन लाइट के नज़दीक कॉस्मिक रे हैं। और कॉस्मिक रे कैसी हैं, एक चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। एट द स्पीड अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट दे ओरिजिनेट आइदर फ्रॉम द सन और आउटसाइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है ना बच्चों। तो कहने का मतलब कि आप इसमें समझ लीजिए कि कॉस्मिक रे क्या है। कॉस्मिक रे क्या है बच्चों, कॉस्मिक रे क्या है, आर चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। और ये जो है सूर्य या और सूर्य की तरह जो खगोलीय पिंड हैं उससे निकलते हैं। और इसका वेग जो है बच्चों यहाँ पर तो लिखा है मैंने विद द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन मैं आपको ओरिजिनली एक्चुअली बता रहा हूँ कि इस लाइट का जो वेग है बच्चों सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद कॉस्मिक रे आती हैं। तो कॉस्मिक रे की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना बच्चों। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये इनका स्थान जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नहीं होता है, ये भी केयर करने की बात है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस्मिक रे नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक ना बच्चों, नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है बच्चों। देखिए ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस, स्पेस मैंने ये निर्वात में भी बच्चों क्या करती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है बच्चों कॉस्मिक वेव। अभी हमें लोग इससे पीछे भी पढ़े हैं, वे चार्ज पार्टिकल्स हैं। दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इसको सही है, इनका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। दे आर मेड ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स, हाईली एनर्जेटिक जो है बच्चों चार्ज पार्टिकल्स हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सन, ये भी चीज़ क्या है बच्चों सही है, ठीक है ना, कॉस्मिक रे। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें जो बच्चों ऑप्शन ए जो है देख रहे हैं, ये जो आंसर ए दिया हुआ है ऑप्शन ए जो आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ नॉट ट्रू पूछा और नॉट ट्रू कौन है, ए वाला, और बाकी का सब क्या है ट्रू है। तो इस ऐसे प्रश्नों में आप केयर रखेंगे
तो जो नॉट ट्रू है बच्चों, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में खुद पूछा है कि इसमें से कौन नॉट ट्रू है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, इनमें से किसके लिए एक माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों? आप बताइए इनमें से किसके लिए। तो कन्वेक्शन बच्चों किस में होता है बताओ? लिक्विड एंड गैस में कन्वेक्शन होता है, और कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है, ठीक है ना बच्चों। और रेडिएशन के लिए बच्चों किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, यही कारण है कि सूर्य से जो किरणें हैं हमारे पास पहुंच पाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि रेडिएशन के लिए बच्चों किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए क्या कह रहे हैं, इन फिजिक्स रेडिएशन इज एमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव और पार्टिकल्स थ्रू स्पेस और थ्रू ए मीडियम, थ्रू स्पेस और थ्रू ए मीडियम, ठीक है ना बच्चों। रेडिएशन जो है स्पेस और मीडियम दोनों के माध्यम से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्सरे एंड गामा रे डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम, ठीक ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए भी, क्योंकि ये रेडिएशंस ही हैं, हम लोग ऊपर देखे हैं कि रेडिएशंस को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। पार्टिकल थ्रू स्पेस, ठीक है ना, तो रेडिएशंस को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। उसी रेडिएशंस के अंतर्गत एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। सभी रेडिएशंस के अंतर्गत बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। जब सभी रेडिएशंस को माध्यम की जरूरत नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैसे हो सकता है? सच है रेडियो वेव्स, ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। ऑन द अदर हैंड हीट ट्रांसमिशन बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन रिक्वायर्स ए मीडियम। मीडियम कन्वेक्शन किसके बीच होता है बच्चों? लिक्विड एंड गैस के माध्यम होता है, और कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है। तो आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखे। रेडिएशंस को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जब रेडिएशंस को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी किसी जरूरत नहीं होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन से हैं? माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, एक्सरे है और गामा रे है, ठीक है ना। डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम। ऑन द अदर हैंड हीट ट्रांसमिशन, हीट, ठीक है ना बच्चों, हीट ट्रांसमिशन बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन रिक्वायर्स ए मीडियम। तो लिक्विड और गैस में कौन सा क्रिया होती है? संवहन क्रिया होती है, जिसको कन्वेक्शन कहते हैं, और एक कंडक्शन कहते हैं, इसको सॉलिड में होता है ये। What is the distance between two successive crests or successive troughs called? क्रमशः दो क्रेस्ट, शीर्ष और गर्त, इसको शीर्ष और गर्त हिंदी में कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई, तो ये दोनों क्रेस्ट होते हैं क्रमशः, सक्सेसिवली का मतलब क्रमशः होता है। What is the distance between two successive crests or successive troughs called? इसको ट्रफ कहते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों? आप लोग बताइए। सक्सेसिव ट्रफ और सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में ये सी होता है, ये टी है बच्चों, के बीच के दूरी को क्या कहते हैं बताइए? ये वेवलेंथ कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसको वेवलेंथ कहते हैं। और इस दूरी को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, लैम्डा, ठीक ना। तो और इसको एम्पलीट्यूड हो गया,
और फ्रीक्वेंसी तो जानते हैं, यूनिट समय में जितना बार कोई चीज़ वाइब्रेट करती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यूनिट जो सक्सेसिव क्रस्ट और सक्सेसिव ट्रफ के बीच जो दूरी होती है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। वैसे हमें लगता है कि वेवलेंथ को क्या कैसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगर एम्पलीट्यूड को ए कह लीजिए, जो कह लीजिए आप, उसमें क्या कहना है? Wavelength means the distance measured in the direction of wave from any given point in the next same phase as from the crest, and this distance to successive crest and trough in the wavelength of transverse wave। ठीक है ना बच्चों, आप ये ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो स्प्रिंग वाला जो बच्चों वेव कितने प्रकार की होती है? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ठीक है ना बच्चों, और एक हम लोग पढ़े हैं ये वाला चीज, ये भी चीज पूछता है। तो साउंड जो बच्चों इसमें आता है, साउंड जो है इसमें आता है, क्योंकि ये इसके पैरेलल ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। आप इसको कहने का मतलब कि जिसमें जो है वेव का मोशन जो है पार्टिकल्स के डायरेक्शन में होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, और जो पार्टिकल के अपोजिट परपेंडिकुलर हो तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कहते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि क्रेस्ट, और ये किस में आता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ्स इज द वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना बच्चों? तो ये जो है बच्चों क्रेस्ट और ट्रफ किस में आता है? ट्रांसवर्स में आता है। और इसको माने संपीड़न और विरल कहते हैं, कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो कहने का मतलब ये सब, इसको बहुत अच्छे से समझिए। और साउंड वेव कैसी है बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में जब वेव मूव करे तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, और जब पार्टिकल के परपेंडिकुलर वेव मूव करे तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? बच्चों आपको याद करना होगा इन सभी को, और मैं अभी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप ये बताइए किसमें से किसकी सबसे वेवलेंथ ज़्यादा होती है बच्चों? तो रेडियो वेव की बच्चों, रेडियो वेव की जो है वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है बच्चों। ठीक है ना? तो अब देखिए आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन में क्लियर हो जाएगा। तो जो वहाँ पर लिखा हुआ, फिर मैं लिखने में अपना समय क्यों व्यतीत करूँ? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट्स ऑफ ऑल डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज वेवलेंथ। तो रेडियो वेव की जो बच्चों ये वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद माइक्रोवेव आता है, उसके बाद इंफ्रारेड आता है, उसके बाद विजुअल स्पेक्ट्रम आता है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट आते हैं, उसके बाद कौन आता है? गामा रे एक्सरे आता है, उसके बाद क्या होता है? गामा रे। दस इट इज क्लियर दैट रेडियो वेव्स आर हैविंग द मैक्सिमम वेवलेंथ व्हाइल द गामा रे, ये गामा रे देख रहे हैं जो सबसे लास्ट में दिख रही है, आर हैविंग मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है ना? तो इनका कैसे होता है? आर एम आई भी यू एक्स जी, इसको जो बच्चों आर एम आई भी यू एक्स जी
इसको ऐसे याद कर लीजिए और इसमें समझिए कि ये घटते क्रम में है। किसके? वेवलेंथ के। आर एम आई भी यू एक्स जी, ये जो है वेवलेंथ के बच्चों क्या है? घटते क्रम में। घटते क्रम टन 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 ऐसे चलेंगे बच्चों। तो आराम से पढ़िए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज द मैक्सिमम एनर्जी? भाई देखिए, जिसकी वेवलेंथ क्या, वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या है बच्चों? कम होगी। वेवलेंथ ज़्यादा, एनर्जी कम, ठीक है ना? तो फिर वेवलेंथ कम, एनर्जी ज़्यादा। तो अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज द मैक्सिमम एनर्जी? तो इसमें जो बच्चों क्या होता है कि एक्स रे के बच्चों एनर्जी मैक्सिमम है, असली तो होता है गामा रेज के बच्चों, ठीक है ना? असली तो होता है बच्चों गामा रेज का, लेकिन गामा रेज ऑप्शन में नहीं, गामा रेज से ऊपर जो है ज़्यादा वेवलेंथ की कौन होती है? एक्सरे होती है। तो इसलिए बच्चों एक्सरे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार जो बच्चों एक्सरे की एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्योंकि हम लोग जो पढ़े थे आर एम आई भी यू एक्स जी, आर एम आई भी यू एक्स जी, आर एम आई भी यू एक्स जी, ये जो हम लोग पढ़े थे बच्चों, ये क्या होते हैं? वेवलेंथ के डिक्रीजिंग आर्डर है। तो देख रहे हैं गामा से पहले कौन आया है? यक्स। और यक्स की जो वेवलेंथ जो है ऑप्शन में सबसे कम है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी एनर्जी सबसे क्या है बच्चों? ज़्यादा है। यही मेरे आर एम आई भी यू एक्स जी, इस चीज को आप क्या करिए? याद कर लीजिए। देखिए फिर क्या कह रहा है? शार्टर द वेवलेंथ ग्रेटर इज द एनर्जी। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी, ठीक है ना? इन रिफरेंस टू एनर्जी द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आर, वही उल्टा हो गया। इट इज क्लियर दैट एमंग द गिवन ऑप्शंस एक्स रेज हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देन, क्योंकि इससे बस ज़्यादा गामा रेज की है, और गामा रेज इसलिए नहीं क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है बच्चों, ठीक है ना? A radar which detects the presence of an enemy aircraft uses, रडार जो है बच्चों किसका उपयोग करता है? रडार रेडियो वेव को उपयोग करता है। रडार जो बच्चों हम सोनार और रडार और सोनार दो चीज हम लोग पढ़े थे। तो रडार का हम लोग कहाँ करते हैं? आकाश में, और सोनार का समुद्र में, ठीक है ना बच्चों? ये हम आप लोग को पीछे पढ़ा चुके हैं। रडार का प्रयोग कहाँ करते हैं? आकाश में, और सोनार का समुद्र में। तो रडार किस पर काम करता है बच्चों? रेडियो वेव पर काम करता है, ठीक है ना? और ये यूवी रेज पर, अल्ट्रा मैग्नेटिक वेव पर काम करता है, ठीक है ना? अल्ट्रा मैग्नेटिक वेव पर काम करता है। ये भी दोनों पूछा जाता है। अब यहाँ पर रडार तो पूछ लिया जो आप रेडियो वेव बता दे रहे हैं, लेकिन ये जो है सोनार जो किस पर काम करता है? अल्ट्रा मैग्नेटिक वेव पर काम करता है।
जैसे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, ये क्या है, विजिबल है, और ये क्या है, इंफ्रारेड है, और ये क्या है, अल्ट्रा है। ठीक है ना। ये जो हमारा डिवीजन है, कई बार पूछता है कि विजिबल का रेंज क्या होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ठीक है ना। इसको अब 700 से ऊपर जो बच्चों क्या होता है, इंफ्रारेड होता है, और 400 से नीचे कौन सा होता है, अल्ट्रा हो जाता है। ये चीज़ें जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ को याद करते चलिए। तो रडार इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम विच यूजेस रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. It is used to detect the location of aircraft, ships, spacecrafts, motor vehicles, etc. ठीक है। रडार का प्रयोग करके पुलिस जो पता कर लेती है कि आपकी स्पीड क्या है। अगर आप ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका क्या कट जाता है बच्चों, चालान, बड़ी बड़ी शहरों में, डेवलप्ड कंट्रीज में। When there is depletion of ozone in the stratosphere, the wavelength of radiation striking the earth surface will be. जब ओजोन जो है बच्चों क्या होगा, डिप्लीट हो जाएगी, तो जो when there is a depletion of ozone in the stratosphere, the wavelength of radiation striking the earth surface will be. अर्थ सरफेस पर जो रेडिएशंस आएंगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, 10 टू द पावर क्या होगा, 7 मीटर होगा। वैसे तो 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर होता है। 10 टू द पावर -9 सेमी होता है बच्चों। ठीक है ना। 10 टू, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 10 टू -7 मीटर होता है। कैसे हम लोग देखेंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, यूवी ए रेडिएशंस। ठीक है ना बच्चों। और इसका ये होता है यूवीबी, दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ एज पार्ट ऑफ द रे ऑफ द सन। ठीक ना बच्चों। और अल्ट्रा वायलेट भी रेडिएशंस क्या होते हैं, 320 से 280 नैनोमीटर। इट इज मोस्टली एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। ठीक है ना बच्चों, बट सम डू रीच द अर्थ सरफेस। और क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट सी रेडिएशंस क्या होता है, इट हैज ए वेवलेंथ ऑफ 0 to 100 to 280 नैनोमीटर। इट इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर बाय द एटमोस्फियर। तो हम लोग क्या देखे बच्चों, 3 प्रकार का डिवाइडेशन देखे। हम लोग क्या देखे, पहले 400 से 320, 320 से 280, 280 से 100। तो क्या कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो देयरफॉर ऑन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर द इन द स्ट्रेटोस्फीयर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 10 टू द पावर 9 मीटर होता है। तो 100 नैनोमीटर बराबर क्या होगा, 100 × 10 टू पावर 9 मीटर। तो ये क्या होगा बच्चों, 10 टू -7 मीटर होता है बच्चों। तो ये सी प्रकार की जो रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट की बच्चों, अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन, इट हैज ए वेवलेंथ ऑफ इतना, इसकी छोटी वेवलेंथ बच्चों, और जितनी जिसकी छोटी वेवलेंथ उसकी उतनी मैक्सिमम एनर्जी। इट इज completely absorbed by the ozone layer and the atmosphere completely। तो ओजोन लेयर इस जो है इसको completely एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जब ओजोन लेयर है ही नहीं तो यही तो आपके पास आएगी।
तो यही कारण है बच्चों कि इसका जो है वेवलेंथ जो है 10⁻⁹ मीटर जो दिया गया है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट इट 1 एंगस्ट्राम बराबर बच्चों क्या होता है, अरे 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है बच्चों, ठीक है ना। 17 नंबर चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन ए नाइट विजन ऑपरेटस। नाइट विजन ऑपरेटस में जो बच्चों किस वेव का प्रयोग किया जाता है बताइए। इंफ्रारेड वेव जो है बच्चों इसका नाइट विजन ऑपरेटर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे इसको देखते हैं। हम आपको बता दिए हैं, इस चीज़ को याद रखिए, विजिबल रेंज है, ये इंफ्रारेड है, ये अल्ट्रावायलेट है। इंफ्रारेड वेव्स आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विथ लॉन्गर वेवलेंथ्स कंपेयर टू दोज ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है ना। इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ जो है विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है। इट इज यूज्ड इन नाइट विजन इक्विपमेंट व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट विजिबल लाइट्स टू सी। इट इज used by the soldiers to find the target, intruders and hidden bombs, thus making the application of force more discriminating. Which one of the following does a TV remote control unit used to operate a TV set? ठीक ना बच्चों, टीवी सेट को ऑपरेट करने के लिए कौन सा, भैया टीवी मतलब रेडियो, रेडियो किससे चलता है, रेडियो वेव से चलता है, इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, रिमोट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज ए टीवी रिमोट कंट्रोल, ठीक है ना बच्चों। रिमोट में कौन सा, रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। Infrared waves are used to transmit radio and TV signals, but some of them are using radio waves. Infrared is an electromagnetic radiations, ठीक है ना बच्चों। तो आगे चलते हैं। वेव यूज्ड इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल आर। कॉमन टीवी रिमोट में किस प्रकार का कंट्रोल होता है बच्चों, इंफ्रारेड रे होता है। अभी जो हम लोग पीछे देखें इंफ्रारेड के अंतर ही बच्चों रेडियो वेव आती है। ठीक है ना, आप लोग आगे चलिए। Which type of electromagnetic radiations is used to remote control of a television? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के अंदर कैसे आती है, रेडियो। Which type of electromagnetic radiations is used in the remote control of television? टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में कौन सा प्रयोग किया जाता है, रेडियो। और रेडियो किसके बीच आता है, इंफ्रारेड के बीच आता है बच्चों, ठीक है। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल ऑफ ए टेलीविजन, इंफ्रारेड। ये भाई 2 बार हो गया क्या, अच्छा नहीं ठीक। ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। मैं आप लोग को बताया हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे डिवाइड है, विजिबल, इंफ्रारेड और ये अल्ट्रावायलेट हो गया। और इंफ्रारेड के बीच बच्चों रेडियो आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो रिमोट में रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रेडियो किसके अंतर्गत आती है, इंफ्रारेड के अंतर्गत आती है।
वेब यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर, टेलीकम्युनिकेशन में बच्चों किस किस प्रकार की वेब का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का। वेब यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन और माइक्रोवेव, टेलीकम्युनिकेशन। तो देखिए क्या हो गया, द माइक्रोवेव आर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स इन 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज रेंज। The signals can carry the signals can carry thousands of channels, thousands, हजारों channels at the same time, making it a very versatile communication system. Microwave is often used for point-to-point communication. Today, microwave is employed by telecommunication industry in the form of both terrestrial and सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है ना बच्चों, टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जमीनी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बच्चों किसका प्रयोग करिए आप लोग? माइक्रोवेव का। एफएम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यूजेज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड बिटवीन। तो एफएम का जो बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होती है। या तो आप लोग एफएम रेडियो सुनते होंगे, उसको भी अगर आप केयर करते तो ये आ जाता है। एफएम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यूजेज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स बिटवीन 88 से 108। ये वही है 88 से 108 जो बच्चों। इट इज द स्टैंडर्ड वन विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड अराउंड द ग्लोबल। A radio station broadcast at 30 meter band. The frequency of carrier wave transmitted by this station is। of the carrier wave transmitted by this station is। बताओ बच्चों, बताओ, टन 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 बताओ। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा बच्चों? सी बाई आई होता है, वेयर सी फ्रीक्वेंसी और सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट हो गया। और आई क्या बच्चों? आई क्या है? वेवलेंथ है। आई क्या बच्चों? वेवलेंथ है। तो फ्रीक्वेंसी निकालना बच्चों, तो प्रकाश का जो वेग होता है बच्चों, इसी के जो रखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वेवलेंथ क्या दिया बच्चों? 30 दिया है। ये हमें फ्रीक्वेंसी दे देगा। खत्म। × 10⁷। ठीक है ना बच्चों? तो 10⁷, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 10 × 10⁶, तो 10 मेगाहर्ट्ज जो होगा बच्चों, ये वाला ऑप्शन जो है आपका 10 मेगाहर्ट्ज जो होगा। ये जो देखिए फ्रीक्वेंसी अब बराबर सी बाई आई। जो कितना दिया बच्चों? 30 दिया है। 10 मेगाहर्ट्ज, 10⁶ का मतलब मेगा होता है। A layer in the Earth atmosphere called ionosphere facilitates radio communication. Why?
ठीक है ना बच्चों। तो द प्रेजेंस ऑफ ओजोन काजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव टू अर्थ। ओजोन के कारण होता है बच्चों कि आयनोस्फीयर के कारण होता है, इसलिए क्या होगा, गलत हो गया। रेडियो वेव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, ये भी गलत है, क्योंकि वेरी लॉन्ग वेवलेंथ होने के कारण बच्चों इस रेडियो वेव का जो प्रश्न में अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उपयोग होने का कारण दूसरा है। जैसे हम ये कहें कि आप देखने में सुंदर हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपका व्यवहार कैसा है ये मतलब की बात है। तो वही कारण कि रेडियो कम्युनिकेशन जो है आयनोस्फीयर के से जो रिफ्लेक्ट होके आता है उसमें रेडियो क्या है, तो माने रेडियो वेव्स का क्या मतलब है। तो ये कह रहा है कि रेडियो वेव जो है ओजोन से रिफ्लेक्ट होके आते हैं, ये बात सही है, गलत है। ओजोन से नहीं आते, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके आते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि रेडियो वेव है वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। अगर लॉन्ग वेवलेंथ है, लेकिन इसलिए रेडियो काम नहीं करती। काम रेडियो इसलिए करती है क्योंकि ये आयनोस्फीयर से क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होके आते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी आपका सही होगा, नाइदर 1 नाइदर 2। तो आइए फिर 2011 का प्रश्न है बच्चों ये। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन इन एटमॉस्फेयर फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन। अब क्या कह रहा है बच्चों, टेलीविजन व्यूअर्स यूजिंग डिश एंटीना टू रिसीव सैटेलाइट सिग्नल्स डू नॉट रिसीव सिग्नल्स ड्यूरिंग रेन। बच्चों आप देखे होंगे बरसात के दिनों में टीवी जो है बच्चों अच्छे से सिग्नल नहीं पकड़ पाती है। उसका कारण क्या है, सिग्नल नहीं आते हैं, उसका कारण क्या है बताइए। तो इसका जो कारण जो बच्चों कहने को तो आप स्मॉल साइज ऑफ एंटीना का स्मॉल साइज होना इसमें एक कारण है। रेन ड्रॉपलेट्स एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव, क्योंकि रेन की जो वर्षा के बूंदें जो होती हैं क्या करती हैं कि रेडियो वेव्स की जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, भी सही है। इसीलिए बरसात के दिनों में रेडियो वेव जो जिस पर टीवी और रेडियो काम करता है अच्छे से वर्क नहीं करता है। रेन ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, ये भी सही है, डिस्पर्स करते हैं। तो 1 2 3 किस में सही है बच्चों, ऑप्शन 3 में सही है। ड्यूरिंग रेन रेडियो वेव कोलाइड विथ रेन ड्रॉप पार्टली आर completely and convert it into thermal absorbing energy of radio wave. रेन ड्रॉप, तो ये बात है कि रेन ड्रॉप्स आर ऑल्सो मेड अप फॉर कार्बन। तो बच्चों यही कारण है, आप इसको समझ रहे हैं। कहने का मतलब कि किस किस कारण से बच्चों, एंटीना का साइज कैसा होता है, छोटा होता है, और वर्षा की बूंदें जो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ये डायरेक्शन में है चेंज होता है, डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ रेडियो, डायरेक्शन में बच्चों चेंज होता है। इसी कारण से बच्चों बरसात के दिनों में टेलीविज़न और रेडियो अच्छे से काम नहीं करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग रेज आर यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक ऑफ इंटेस्टिनल डिजीज। इंटेस्टाइन का मतलब पेट होता है बच्चों, आप जानते हैं ना कि छोटी आंत बड़ी आंत, इंटेस्टाइन मीन्स आंत ही होता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें से कौन से रे का प्रयोग जो है डिजीज को पेट के अंदर पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो
इसमें जो बच्चों 27 नंबर में एक्सरे जो है बच्चों सही होगा। आगे देखिए, एक्स-रेज are a form of electromagnetic radiations which are used in diagnosis of intestinal variations। तो बच्चों डॉक्टर जो हमारे शरीर के अंदर पेट में और ये सब चीज़ में देखने के लिए किसका प्रयोग करता है बच्चों? एक्सरे का प्रयोग करता है। सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग, सीटी स्कैन में भी किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन आर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन का बच्चों फुल फॉर्म देख लीजिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी आर स्पेशल एक्सरे tests that produce cross-sectional image of the body using X-rays and a computer। cross-sectional image of the body using X-ray and a computer, CT scan। Which of the following was invented by Wilhelm Röntgen? ये एक्सरे की मशीन खोज की थी बच्चों। विल्हेम रोंटजन, रोंटजन ने किसकी खोज की थी बच्चों? एक्सरे मशीन की खोज की थी। तो एक्सरे ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज डिस्कवर्ड बाय दिस रे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड इंडस्ट्री। तो बच्चों एक्सरे का खोज किसने किया था? रोंटजन ने किया था, डब्ल्यू रोंटजन ने किया था। और इसका जो मेडिकल के फील्ड में बहुत उपयोग होता है। अब कितना उपयोग होता है आप खुद जानते हैं। तो चलिए चलते हैं बच्चों। अच्छा, तो आज के लिए बच्चों 29 क्वेश्चन ही ये जो है वेव मोशन ख़त्म हो रहा है। तो अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें और आप लाइव सेशन में भाग लेकर अपने डाउट पूछ सकें। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले शो में।